हुकूमत की कश्ती अदम एतमाद के भंवर में बुरी तरह फंस चुकी है। वोट अगर स्पीकर मुस्तरद करता है तो उसकी भी कोई ले डाउन प्रोसीजर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि हुकूमत की कश्ती अदम एतमाद के भंवर में बुरी तरह फंस चुकी है। खतरे को भांप कर मुनहरिफ अरकान तो पहले ही अपोजिशन की कश्ती में जा बैठे हैं। अब अफवाहें इत्तेहादियों के साथ छोड़ जाने की फैली हैं। खबरें चल रही हैं कि अपोजिशन के MQM से मामला तय पा गए हैं। MQM अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन की हिमायत करेगी। जराये के मुताबिक कल हुकूमती इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही इसी हवाले से इस्लामाबाद जा रहे हैं। बार पार्टी भी अपना फैसला कर चुकी है। जराये का दावा है कि सारे इत्तेहादी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे। आज एक पैगाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भी जारी हुआ अवाम के नाम। इस पैगाम में उन्होंने कहा कि इस मुल्क में डाकुओं का टोला 30 साल से लूट रहा है। इसने इकट्ठे होकर अवामी नुमाइंदों के ज़मीर की कीमतें लगाई, इन्हें खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले और पैगाम दे कि हम बदी के साथ नहीं हैं। सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत ना हो कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए। सवाल यह है, जलसा जितना भी बड़ा हो, यह अदम एतमाद की तहरीक का जवाब कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ वजीर दाखिला शेख रशीद ने नए इलेक्शन का इम्कान जाहिर कर दिया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह शिकस्त से पहले एतराफ़ शिकस्त है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वजीर आज़म ये दावा कर रहे हैं कि अभी उनके पास तुर्क का पत्ता मौजूद है, जो वो अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले शो करेंगे और अपोजिशन नाकाम हो जाएगी। ये कितना सच है इसका पता वक्त आने पर लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ नाक़िदीन कहते हैं कि वज़ीर आज़म सरप्राइज़ दें या ना दें, अगले 3 दिन में इन्हें बहुत से सरप्राइज़ मिल सकते हैं। इस वक्त सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर भी लगी हैं, जहां से 63A की तशरीह का फैसला आना है। अगर फैसला हुकूमत के हक में आया तो असरात क्या होंगे, और अगर हुकूमत को खैर ना मिली तो फिर हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। इस सारे मामले को लेकर स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार भी इंतहाई अहम है। क्या वहां से अपोजिशन को कोई सरप्राइज मिल सकता है? सवाल यह भी है कि बात चंद दिन में खत्म हो जाएगी या फिर हुकूमत इसे लंबी कानूनी जंग में बदल सकती है। सियासी बयानात और इम्कानात क्या हो सकते हैं, इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम रज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, आज की समात जो है वो बड़ी बैलेंस सी लग रही है। रिमार्क्स यकीनन रिमार्क्स होते हैं, जजेस देख रहे होते हैं और सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन उससे हम अंदाज़ा तो नहीं कर सकते कि फैसला क्या आएगा। लेकिन सवाल तो सारे बड़े हम पूछे जा रहे हैं। देखिए उसामा साहब, सवाल तो सिर्फ 2-3 ही हैं जो कि जिसकी तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट में। पहला सवाल तो ये है कि पार्टी वोट जो है वो पार्टी की अमानत है, तो क्या एक MNA पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट डाल सकता है? और अगर वो वोट डालता है तो क्या जो स्पीकर है उसको काउंट करेगा, क्या वो वैलिड वोट होगा? और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो उसके नतीजे में जो नाअहली होनी है, क्या वो एक टर्म के लिए है, क्या वो 5 साल के लिए है, या वो हमेशा के लिए है? अब साहब, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे आर्गूमेंट सुन रही है और उसके साथ साथ जजेस जो है वो मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इसको मुकम्मल तौर पे खुल के सारी चीज़ें सामने आ जाएं। पहली डिबेट ये है कि जनाब PTI के MNA जो नाराज़ अरकान हैं, क्या उनको ये राइट है कि वो पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़, उनकी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ जाके प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट डालें? PTI तो ये कह रही है कि जनाब वोट तो डल जाएगा लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उनका वोट वैलिड नहीं होगा। स्पीकर के पास ये अख्तियार है कि वो उनका वोट काउंट करे या ना करे, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अच्छा उसामा साहब, इसमें जो आर्टिकल 63A(b) है ना, वो ये कहता है वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कंट्रेरी टू द डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लिमानी पार्टी। अब वोट्स और एब्सटेन, मेरा मतलब है कि अगर अदम इत्तेमाद का इशू है तो वो जाके वोट डालाता है, या इत्तेमाद का इशू है तो वो वोट डालने नहीं जाता, यानी अपोजिशन का बंदा वो नहीं जाता। तो मेरा मतलब है कि जब वोट्स आ गया तो इसका मतलब उसने वोट डाल दिया, और वोट वही होता है जो काउंट हो।
जिसकी काउंटिंग हो उसी को आप वोट कहते हैं। बिल्कुल। वोट अगर स्पीकर मुस्तरद करता है तो उसकी भी कोई ले डाउन प्रोसीजर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर को कोई इख्तियार है कि वो उसके वोट पॉइंट है। इसी से देखे ना, जो वोट डालने ही नहीं गया वो भी तो एक तरह से काउंट हो गया ना आने में तो वो भी काउंट हो गया। तो इसका मतलब आइन उसको रोकना चाह रहा है उस चीज को कि जो नहीं उस दिन हाजिर होगा, जिस तरह से सदर जरदारी साहब ने लिख दिया कि जो नहीं आएगा हम आर्टिकल 63 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी का अगर कोई 172 तो कार्रवाई का हक है ना, आइन कार्रवाई का हक दे रहा है। उसमें यह है कि वो अच्छा पीटीआई ने तो वोट डालने से पहले ही उनको नोटिस कर दिए। आइन ये कहता है कि अगर वो वोट डालता है तो अगर वो वोट डालता है तो फिर जो पार्टी का प्रेसिडेंट है, जो पार्टी हेड है, वो उसका एक डिक्लेरेशन जारी करेगा। उसको पहले नोटिस जारी करेगा, उसको सुनेगा, उसके बाद उसको डिक्लेरेशन जारी करेगा। डिक्लेरेशन जो है वो स्पीकर के पास जाएगा और स्पीकर जो है उसको फॉरवर्ड करेगा टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन फिर उसको एक नोटिस जारी करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, और उसका जवाब आने के बाद उस पर फैसला करेगा। और उस वक्त तक हुकूमत जा चुकी होगी। सर तो मेरी बात सुने, आशा गुलाली केस जो था उसमें इलेक्शन कमीशन के पास गया सारा कुछ, तो वोट तो उसका काउंट हुआ था, वोट अनकाउंट तो नहीं हुआ, तो उसमें तो कोई रोला ही नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला किया, लेकिन उसका वोट काउंट हुआ और उसकी आर्गुमेंट सुना गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसके हक में फैसला कर दिया। दोबारा आते हैं, आज इसी पर हमने बात की, आप जी बात मुकम्मल कर लें। मेरा नुक्ता नजर ये है कि तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। जहां तक बात है मुद्दत की, तो सुप्रीम कोर्ट जो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन सामने आ रही हैं, जो रिमार्क सामने आ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि ये इशू पार्लियामेंट ने सेटल करना है कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। वो पार्लियामेंट जो है वो आइन में तरमीम करे, आइन में अमेंडमेंट करके उसमें फैसला करे कि कितनी होगी। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि स्पीकर के बेतहाशा इख्तियारात हैं, स्पीकर वहाँ पे किंग है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सामने दो चीज़ें आई हैं, दो तरह की ऑब्जर्वेशन आई हैं। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जनाब जो पार्टी का जो हेड है, ये नहीं है कि जनाब सारे बंदे चले जाएं, पार्टियां तो फिर टूटती रहेंगी, पार्टियों का तो बड़ा गर्क होता रहे। आज इक़्तिदार में ये 15 दिन के बाद सारे बंदे उधर दौड़ जाएं तो फिर पार्टी तो ख़त्म हो गई। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि फिर एक MNA की हैसियत क्या है पार्टी के अंदर, क्या वो पार्टी लीडरशिप के साथ इख्तिलाफ नहीं कर सकता, क्या उसको इख्तिलाफ करने का कोई इख्तियार ही नहीं है। पार्टी हेड जो है वो तो किंग बन गया। इसका मतलब ये कि उसमें 5 बंदे जो है, सुन लेना अब सुन ले, जो 4-5 बंदे हैं उसके पास, वो उनके साथ हुकूमत करे 5 साल, बाकियों को गुलाम बना के रखे। सिर्फ यही सर, नो कॉन्फिडेंस सिर्फ कानून साजी नहीं है या बजट नहीं, मेरा ख्याल है 3-4 ही है। गुलाम साहब आप इस पर रोशनी डालिए, मेरी तस्वीर फरमाइए कि सिर्फ ये नो कॉन्फिडेंस और बजट के हवाले से है। शायद बाकी जो कानून साजी होती है, कोई कानून आपने बनाना है, जिस तरह मीडिया के हवाले से कोई कानून बना रहे हैं, दीगर है, उसमें तो उसको आज़ादी है। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही जनाब पाबंद हो गया है और उसके पास रिजाइन का ऑप्शन भी हर वक्त मौजूद है। एक तो रिमार्क्स ये भी आए हैं कि इस तरह तो कोई कानून साजी नहीं हो सकती, वही जंप करके उधर चला जाएगा, मेंढक की तरह वही जंप करके इधर आ जाएगा। पार्टी पॉलिसी की बात है जी। दो तो इवेंट्स हैं कि एक एतमाद, अदम एतमाद, और दूसरी बात है, तीसरी बात है बजट, फाइनेंस बिल, और चौथी चीज़ है पार्टी पॉलिसी। वो डायरेक्टिव जो जरदारी साहब ने जारी किया था, आपको पता होगा कि उस दिन लोगों ने मजाक उड़ाया। आपको याद होगा कि पार्टी चेयरमैन पार्टी पॉलिसी रिटर्न में देगा, परस्यू कर सकता है इस काम के लिए। तो बात जब पता चला, खान साहब ने भी फिर अपने लोगों को सबको एक खत लिख दिया जिसमें कहा कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक आपने वोट करना है और अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाना है। ठीक है। अब अगर कोई भी उसको वो करता है, आज एक चीज़ तो तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से भी सवाल किया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी बात की। तो दोनों की जानिब से ये बेंच और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जानिब से ये इत्तफाक किया गया है कि जो भी वोट देने के लिए शख्स वहाँ जाएगा उसका वोट काउंट होगा। ये तो चीज़ सामने आ चुकी है। एक चीज़ दूसरी चीज़ थी आज जो सामने रखी गई थी, वो थी जलसों के हवाले से कि क्या ये जलसे जो हैं वो इस चीज़ का हिस्सा हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद अपोजिशन लेकर आ रही है, वज़ीर-ए-आज़म साहब अदम एतमाद रोक रहे हैं,
तो उसके लिए आप कैंपेन चला रहे हैं और लोग जो हैं वो जलसे कर रहे हैं। तो इस हवाले से दोनों से जो कल बात होगी, आज JUIF से कहा गया था, उन्होंने अपने जलसे की जगह और अपने जलसे का टाइम और सारा कुछ उन्होंने बताया। अब ये होगा कि किसी भी तोड़ फोड़ या किसी भी हवाले से किसी नुकसान की जो भी जिम्मेदार होगी वो मरकज़ी क़यादत करार पाएगी। इस तरह की सूरत हाल के लिए वो इजाज़त भी दे दी गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दोनों पार्टियों को, अपोजिशन से G9 में और जो तहरीक इंसाफ है उसके लिए परेड ग्राउंड में मुख्तस कर दी गई है जगह। तो ये तो दो मसले तो हल हो जाएंगे। सवाल वही आखिरी उठता है कि क्या नाअहली जो है वो रेफरेंस फाइल होगा और वो उसकी मुद्दत कितनी होगी। इस सवाल के लिए जितनी आज हमें समझ आई है बेंच बार और दरख्वास्तों के हवाले से जो समाअत हुई है, उसमें अदालत का जो कंटेंशंस है या अदालत की जो विजडम है वो हमें ये नज़र आ रही है कि अदालत इसको रिवर्ट बैक टू द पार्लियामेंट करेगी कि ये आपका काम है, यू हैव टू डिसाइड, वहाँ ले जाएं, वहाँ जाके आपने जो करना है वो कर लें इस हवाले से। मगर इसमें सर जो पहले आ चुका कि अगर आइन में नहीं लिखा कि नाअहली कब तक होगी तो ताहयात होगी, उसका क्या होगा? उसामा गाजी साहब जी, जो चीज़ें आइन में दर्ज कोई भी नहीं पढ़ सकता, उसको कोई भी नहीं कह सकता ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि शायद माजी में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है जहां पर यही हुआ कि आइन में दर्ज नहीं था और ताहयात ने हल कर दिया। इसके इसमें अजमा कर सकते हैं आप, अगर ये कानून नहीं है कि आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या हालात और वक्त के मुताबिक कुछ चीज़ें पीछे आगे की जा सकती है। ये आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है नहीं जरूरी है, जहां नहीं था वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी, ताहयात ने हल कर दिया था। नुमाइंदा असेंबली है वो 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा असेंबली है, वो डिसाइड करेगी इसका टाइम पीरियड। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जब आइन में दर्ज ना हो तो उसकी तशरीह जाहिर है कि फिर वो किसी तरफ भी जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं कह चुकी है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा कुछ और कह दे, लेकिन पहले अगर कह चुकी है कि जी कहीं जब जहां नहीं स्पेसिफाइड था कि जी ये डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन कब तक के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी वहां दर्ज नहीं था लेकिन ये नाअहली ताहयात होगी, तो अब एक दफा आ गई जजमेंट तो उसका हवाला तो चलेगा। अच्छा बाबर साहब, आप इससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे ताकि गुलाम रज़ा साहब सर वैसे उसामा साहब, यहाँ पर जो ताहयात नाअहली वाला इशू है ना, उस पर बेतहाशा लोग जो हैं वो नाअहल हुए हैं और हर केस दूसरे केस से वेरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ताहयात नाअहली होगी, जहांगीर तरीन है, फैसल वाडा है और उसके बाद नवाज शरीफ हैं, यही 3 मिसालें हमें मिलती हैं। यूसरा गिलानी जो थे या मरीम नवाज जो थी वो 5 साल के लिए नाअहल हुए यूसरा गिलानी। मरीम के बारे में, मरीम तो हर मेंबर थी नहीं ना, उनको सजा हो, ये छोड़ वो। तो अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी सिर्फ मेंबरशिप उस टर्म के लिए गई और उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़के आ गए। तो बहुत सारे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के, हर फैसला दूसरे से डिफरेंट है। अब अल्टीमेटली ये जो चीज़ सेटल डाउन होनी है ये पार्लियामेंट के अंदर होनी है, ये पार्लियामेंट ने करनी है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये रेफरेंस अल्टीमेटली पार्लियामेंट की तरफ ही जाना है कि जनाब आप खुद मिल के बैठ के डिसाइड कर लें कि अगर कोई बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करता है और उस पर डिफेक्शन क्लॉज लगती है तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, 1 टर्म होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए या ताउम्र होनी चाहिए। ये पार्लियामेंटेरियन खुद बैठ के मिल के फैसला करें। मुझे नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगी। नाअहली पक्की है, नाअहली तो होगी, कितने अरसे के लिए होगी ये अभी डिबेट है। नाअहली तो डिफेक्शन क्लॉज में लिख दी है, जब 63A में ये लिख दिया कि अगर एक बंदा डिफेक्ट करता है तो पार्टी हेड जो है उसका डिक्लेरेशन जारी करेगा और डिक्लेरेशन जो है उसमें उससे वजाहत पहले तलब करेगा, फिर डिक्लेरेशन जारी करेगा, जो स्पीकर जो है वो भेज देगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन फिर उसको नोटिस करेगा और अगर इलेक्शन कमीशन उससे मुतमईन नहीं होता तो वो उस डिक्लेरेशन को वैलिड डिक्लेयर कर देगा और नाअहल हो जाएगा। ये तो चीज़ जो सुप्रीम जो ये तो चीज़ क्लियर है। अब ये जो वजाहतें हैं, अब अटॉर्नी जनरल जो है एक तरफ तो कह रहे हैं कि वोट डालेगा, वोट उसको वोट डालने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन बाद में साथ ही कहते हैं जी वोट काउंट करना या ना करना ये स्पीकर का इस्तेकाक है, स्पीकर के पास बेताशा पावर्स हैं। जो वोट काउंट ही नहीं होना वो वोट किस चीज़ का? पहला मेरा तो सवाल ये, वोट की डेफिनेशन में जाएं कि वोट होता क्या है? ठीक है, वोट ये होता है कि आपने किसी चीज़ पे किसी फ्री को वोट डाल दिया और वो काउंट हो गया, वही वोट है। ठीक है, अदरवाइज वो वोट नहीं है। अच्छा, लेकिन सर जब वोट आप डालते हैं, एक आया जनाब यस में, एक नो में या एक फलां को डाला,
जो इनवैलिड होता है वो काउंट ही नहीं होता, यानी वो काउंटिंग में नहीं है। 100 वोट डले, आप कहते हैं जी 40 इस तरफ हैं, 40 इस तरफ हैं, 20 हमने जो है ना वो डिस्क्वालीफाई कर दिए, इनवैलिड करार दे दिए। वो काउंट होने के बाद सर इनवैलिड हुए या वो काउंटिंग में नहीं थे? वो तो काउंटिंग में आई नहीं ना, वो तो काउंटिंग में आई नहीं। देखिए इनवैलिड क्या है, एक बंदे ने 2 स्टैम्प्स लगाए। आप लिखते क्यों है कि इतने वोट आए, इतने वोट कास्ट हुए? सर इसमें आप लिखते हैं इतने वोट कास्ट हुए, मैं आपको इसमें बैलेट पेपर्स नहीं है। ये बैलेट पेपर्स का सिलसिला जहाँ पे होता है वहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाते हैं या इनवैलिड होते हैं, तो वो उस तरह की सूरत हाल होती है। यहाँ तो अंगूठे नहीं लगाने, यहाँ स्याही नहीं लगनी, यहाँ बैलेट पेपर नहीं होने, यहाँ किसी ने ठप्पा नहीं करना। सेनेट में तो बंदों की काउंटिंग होनी। सेनेट में क्या हुआ था सर? कर देने हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था? गिनती गिन ले जी, 181 बंदे हैं या 82 हैं या 83 हैं सर। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन है, ये काउंटिंग होनी है, ये खुफिया रायशुमारी नहीं है, यहाँ पे पेपर नहीं है। अच्छा, ये काउंटिंग होनी है, गिनती होनी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो लोग हैं ये इनवैलिड हैं। अच्छा, ये इतने लोग आए हैं और इनका वोट नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुख्तलिफ होगा ये? जी हेड काउंट होगा ना, यहाँ को हाजिरी थोड़ी हाजिरी लगनी, बस हेड काउंट। जितने लोग एक दरवाजे से गुजर के वो आ जाते हैं। इसका मतलब है आपने बहुत बड़ा एक पॉइंट उठाया। मुझे एक बात बताएं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो वोट काउंट नहीं हुए या जो वोट इनवैलिड डिक्लेयर किए गए, वो क्यों किए गए? सर वो गलत जगह पर ठप्पा लगा दिया था। गलत जगह पे ठप्पा लगा दिया था या 2 जगह पे ठप्पा लगा दिया था? 2 जगह पे ठप्पा लगा दिया था। लॉ में क्या लिखा हुआ है? इनवैलिड वोट क्या होगा? वो उसमें काउंट नहीं होगा। नहीं, इनवैलिड वोट होगा क्या सर? उसके कोई असरात नहीं होंगे इनवैलिड वोट? सर इनवैलिड वोट किसको कहते हैं? इनवैलिड वोट इसको कहते हैं कि जिसने या तो वोट डाला ही नहीं, किसी स्टैंप ही नहीं लगाई, या उन्हें दोनों को स्टैंप लगा दी, ये इनवैलिड वोट है ना। ठीक है, तो जिसने एक स्टैंप लगाई वो भी इनवैलिड हो सकता है अगर गलत जगह पे लगा दी तो। गलत जगह कौन सी है? मैं वही तो वो था ना, उसमें था नाम के सामने लगाया ही नहीं, कहीं पेपर के उधर लगा दिया, पिछली तरफ लगा दिया, फिर क्या करेंगे सर? तो वो खाली गया ना। ये तो नाम के सामने लगा रहे हैं। अच्छा, ये तो नाम के सामने लगा रहे हैं, ये तो आके कह रहे हैं कि भाई हमें ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, तो इसको आप इनवैलिड कैसे करेंगे? तो फिर इसका क्या जवाब है कि जी कश्ती में कभी इधर से फुदक कर उधर गए? सर ये तो कोई कानून ही नहीं बन सकेगा। ये रिमार्क्स हैं जजिस के, ना कोई कानून बन सकेगा, ना कोई हुकूमत चल सकेगी। और इस बहस के ऊपर ज्यादा मेरे ख्याल में अब फर्दर आप और ज्यादा वक्त ना लगाएं। यहाँ तो और मेरे ख्याल में एक ग्रुप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और भी है। अच्छा। जिनकी नकाब कुशाई शायद वो करने वाले हैं, आज या कल वो नकाब कुशाई 10-12 बंदों की और करने जा रहे हैं। तो वो अभी तो और नई बहस, नए 50 तो वो पहले कह चुके हैं, तो फिर क्या इमरान खान साहब ने अकेले रह जाना है, या वो कहेंगे कि इमरान खान भी आ रहे हैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने? मुझे तो ये हैरानी है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, ये आपको हैरानगी नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर उसके पास 172 वोट उसको चाहिए और उसके 60-70 बंदे उससे एग्री नहीं कर रहे, तो फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर है? पार्टी की 50% लोग जो है वो ये नहीं चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे, वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या डिक्टेटरशिप नहीं है सर? तो फिर ये क्या होगा कि इराक में इमरान खान साहब कह रहे हैं जी इराक बनाने की जरूरत ही नहीं आपको, उस तरह आप 20 बंदे खरीदें, बाहर से पैसा दें किसी जमात को, किसी भी बंदे को, वो डायरेक्ट तो आके अमेरिका नहीं देगा, फलां नहीं देगा, उसके थ्रू आप बंदे पकड़ें और जनाब उधर सुधर चले जाएं। अब ये हुकूमत है, 2 साल बाद वही बंदे आप उनको दोबारा कहेगा अब इस तरफ चले, अब वो हुकूमत है, अब ये कानून बनाओ, इतने पैसे पकड़ो उधर है। सर ये तो फिर आप कोई PSL की तरह वहां लगा दें कि हर साल जनाब एक मंडी लगेगी। हमजा साहब कह रहे हैं जो नाहल होंगे, मेरा तो आपसे सवाल है, आप तो यहाँ पर मंडी लगा रहे हैं। अपनी पार्टी छोड़ो, टिकट हमारा आओ, 100 बिस्मिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट से तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी तुम करो, उसके बाद टिकट हमारा। सवाल है, एक मिनट, फिर ये इमरान खान साहब जो है, मेरा भी आपसे सवाल है साहब, 1 मिनट मैं जवाब देता हूं। जी। अगर इमरान खान मेरा सवाल थे तो जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब अदम इत्मीनान की तहरीक आई थी, तो फिर वो कहते कि नहीं भाई ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, ये ज्यादती हुई है, ये अपोजिशन के बंदे ज्यादा थे, मेरे बंदे कम थे, और ये जो है ये हमने पैसे देके खरीदे हैं, वो फिर वहां पे स्टैंड करते। बिल्कुल वहां पर तो आप ये कह रहे हैं कि वो जमीन के कह दिए हैं, उन्होंने हमें वोट डाल दिया। यार ये तो कड़वा कड़वा, थू मीठा मीठा, हप हप। जो चीज आपको फेवर करे वो ठीक है, जो चीज फेवर ना करे वो गलत है। मैं इसका जवाब देता हूँ। जी गुलाम रज़ा साहब, आप कुछ फरमा रहे हैं?
मेरा सवाल आपसे, आप दोनों से यही है कि मुझे ये बताएं कि खान साहब को कैसे हुकूमत मिली थी? क्या इनको भी कहीं से बाहर से किसी ने डॉलर लगाए थे या यहाँ से किसी ने कोई हेल्प आउट किया था? कैसे मिली थी हुकूमत? कैसे लोग शहर की तरह, शहर के छत्ते की तरह, मक्खी की तरह कोई एक पार्टी में होते हुए अगर इमरान खान साहब की तरफ आता तो ये बात थी। किसी ने पार्टी छोड़कर आजाद लड़के उसके बाद पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर वो पार्टी डिसिप्लिन में है। कहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हुई है? टिकटें जब मिल रही थी, किन लोगों को टिकटें मिली? वो इमरान खान की टिकट सेनेट इलेक्शन तो मैं कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन जो गुलाम रसूल साहब कह रहे 2018, सर कौन सा बंदा था नून लीग में, नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और बाद में आके इमरान खान को ज्वाइन कर लिया? ये कहाँ हुआ था? किसी ने ना टिकट लिया या पार्टी छोड़ी हुई थी, आजाद लड़ा था, उसके बाद शामिल हुआ था। अच्छा सर, ब्रेक फ्लोर क्रॉसिंग ये है कि अगर इवन विद इन पार्टी हेड के खिलाफ लोग चले जाते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता, विद इन पार्टी भी नहीं रहता। यहाँ पर तो फिर ये है कि वहां पे ताहयाती रहे, पास नहीं होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला ना, अब इमरान खान साहब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन अभी भी मामला अदालत में है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। 27 तारीख की उन्होंने कॉल दी हुई है। गुलाम रसूल साहब, क्या नजर आ रहा है? 27 तारीख को बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और जो उन्होंने कहा कि आखिरी पत्ता मेरे पास है या वो मैं अदम इत्मीनान से एक दिन पहले बताऊंगा, जिसपे सारी ऑपोजिशन के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। आपकी नजर में वो क्या है? बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, पेशगोइयां हो रही हैं कि शायद कोई आर्मी चीफ के हवाले से कुछ वो कह देंगे, कुछ ये कर देंगे, वो कर देंगे, या कोई लोग अनाउंस कर देंगे कि जी ऑपोजिशन के देखें इतने लोग हमारे साथ हैं। शेख रशीद भी कह रहे हैं जी हमने भी इनके लोग भी फिर तोड़े हुए हैं। क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो अगर पिछला रिकॉर्ड ट्रैक चेक करें खान साहब का, जब भी वो रोज़ाना दोपहर में करते थे आज शाम बहुत बड़ा ऐलान होगा, आज हम खैबर का किला जो है फतह कर लेंगे, रोज़ ही कोई ना कोई ऐलान करते थे। और शाम को जब हम जाते थे वहाँ पे तकरीर होती थी, नॉर्मल वही तकरीर, वही बातें, वही नारे, वही सारा कुछ करके और उसके बाद कंटेनर के अंदर चले जाते थे। तो ये अब पता नहीं अब वहाँ पे उनके पास कौन सा ऐसा ऐलान बचा है जो वो करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि बतौर वज़ीर आज़म मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इस तरह के बयानात स्टेट मीडिया पे पूरे पाकिस्तान के लोगों को जारी करने चाहिए। अब उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो आ चुकी है और उन्हें बड़े एहतियात के साथ कदम उठाने की ज़रूरत है। अब ये टीवी के ऊपर आप बतौर प्राइम मिनिस्टर पार्टी को आप चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पार्टी नहीं चलाता। आप अपने अहकामात दे सकते हैं अपने लोगों को और वो लोग बयानात दें, वो लोग बात करें, वो लोग दावत दें लोगों को। ये कंट्रोवर्शियल है जो खान साहब ने आज दावत हमारे यहाँ क्या नहीं होता सर, मैंने देखा है लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का हुआ सर, सारी पूरी सिंध हुकूमत की थी, वज़ीर आला सारी ड्यूटियां लगी हुई थी, एमएनए वहां पर, एमपीएस वहां पर, वज़ीर वहां पर। एक जुमला हमारे यहाँ पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि लाखों लोगों का एक लफ्ज़ सुन लें, यहाँ पर भी तो सारे सरकारी खर्चे जा रहे हैं। बात मुकम्मल कर रहे हैं सर, बाबर साहब से फिर बात करनी। जी जी, उनकी ट्वीट पर लिखा गया है कि अल्लाह का हुक्म आ गया है, खुदा का खौफ करें। क्या, कहाँ आप रहते हैं, क्या बात लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अल्लाह का हुक्म आ गया, अब निकलो और इस्लामाबाद पहुँचो। यार खुदा के लिए, ये सियासी जिस तरह बाकी लोग सियासी नारे, झूठे वादे, तसल्लियाँ, सारा कुछ उन सेम वही आपका भी वही कुछ है जो नवाज शरीफ करता रहा, वही जरदारी साहब करते रहे, वही आप कर रहे हैं। कोई फ़र्क किसी तरह का भी कोई एक लम्हे एक साथ के लिए कोई चीज़ का फ़र्क नज़र आता है या होना हो तो आप हमें नज़र आ जाता है। पिछले 4 साल में कुछ भी नज़र नहीं आया। तो अभी ये किस तरह की बातें हैं? अल्लाह का हुक्म आ गया है तो अमर बिल मारूफ, अगर आप अमर बिल मारूफ की बात करते हैं तो नहीं, निल मुनकर उसका हिस्सा है। अकेला अमर बिल मारूफ नहीं है, बुराई को रोकने का भी साथ हुक्म है। आप अच्छाई करें, बुराई को रोकना। ये बुराई को आपने क्या रोका है? ये तो क्या आपने कोई एक जुमला बता दें, कोई काम आपने किया? आपके साथ वही करप्शन तथा लोग, उन्हीं लोगों ने करप्शन की। चीनी, आटा, आपके हालत देख ले, बिजली, गैस, कोई जगह आप मुझे बता दें, दवाइयाँ, गरीब मर गया
और लोगों की महंगाई से जान निकल गई, मुश्किल में डाल दिया। आप वही बातें किए जा रहे हैं, फिलॉसफी आप झाड़ी जा रहे हैं। आज तरीन साहब की वजह से मुश्किल में आ गए हैं, जो जिन्होंने फरमाइश की थी कि जी दूर करें जो करप्ट हो या कोई ऐसा कुछ हो जाए, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, वही तरीन साहब आज उनको मुश्किल में डाल रहे हैं। और वही तरीन साहब जो है अब अपोजिशन के लिए सबसे अहम शख्सियत हो चुके हैं, अहम तरीन। अच्छा बाबर डोगर साहब, आपकी नज़र में क्या फाइनल हो सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं? ब्रेक में भी आप जो बता रहे थे कि इमरान खान के बाद अभी चॉइसेस हैं, यानी उनके हक में चाहे वो ना जाए लेकिन वो कहेंगे कि फिर सारी गेम ही ख़राब करता हूँ। देखिए उसामा साहब, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो डिस्कशंस चल रही हैं, जो इमरान खान ने कहा कि जी मैं सरप्राइज़ दूंगा, अब सरप्राइज़ क्या हो सकता है? हाँ, एक चीज़ तो ये है कि अदम एतमाद की तहरीक है, सामने नज़र आ रहा है कि एलाइज उनके साथ खड़े नहीं हुए, पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफेक्शन है। अब इस डिफेक्शन में और अदम एतमाद की सारी चीज़ें सामने रखकर तो लग तो यही रहा है कि इमरान साहब एतमाद का वोट तो नहीं ले सकते, पार्लियामेंट में वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते। और अगर उस दिन इत्तेहादी चले गए तो फिर मुझे बताइए, ये तो सारी डिबेट ही जो है ये ख़त्म हो जाएगी ना, कि डिफेक्शन क्लॉज ये वो, ये तो सारा इलीगल हो जाएगा। स्पीकर का अख्तियार, वो वोट इनवैलिड, इत्तेहादियों का वोट कैसे इनवैलिड करेगा? पहली बात तो हुकूमत भी, और ये चीज़ें खान साहब को नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इशू ये है कि खान साहब की ईगो बहुत हाई है, वो ये समझते हैं कि वो इन इत्तेहादियों के और इन सब के जरिए से वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो इनके सामने हारना नहीं चाहते। अब हारना नहीं चाहते तो बचने का रास्ता क्या है? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो बात यह है कि खान साहब जो है बार बार ये जो मिनिस्टर कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं, शेख रशीद कह रहे हैं कि इस टाइम वो अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर आए। शेख साहब ने तो कहा जी कि ये जो पार्टियां ये सारी मिलके भी उनकी जेब में है, इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसी के पास नहीं है जितनी इस वक्त इमरान खान साहब के पास है। तो उस पॉपुलैरिटी को फिर कैश करवाएं। कैश कैसे होगा कि खान साहब फ्लाइंग विनर के तौर पर सामने हैं कि जनाब ठीक है 27 मार्च को वो ऐलान कर सकते हैं, जो मैं सुन रहा हूँ या जो मैं समझ रहा हूँ। एक तो ये है कि उनके 182 है, उसमें इत्तेहादियों के 17-18 निकाल दें, कोई 20-25 जो है डिफेक्शन वाले हैं वो निकाल दें, कोई 130-40 तो उनके पास है ना MNS। अगर वो 130-40 MNS जो है वो उस दिन रिज़ाइन दे देते हैं, स्पीकर उनका अपना है, वो फौरी तौर पर प्रोसेस करके इलेक्शन कमीशन को भेज देता है। एक चीज़, उनके पास 2 सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, दोनों में अभी अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई, ना पंजाब में ना KPK में। 2 सूबाई गवर्नमेंट जो हैं, अगर दोनों के चीफ मिनिस्टर, मेरी जो इतला है उस्मान बुज़दार अपना सारा सामान शिफ्ट कर चुके हैं, वो पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं, उनको कन्वे कर दिया गया। अगर उस्मान बुज़दार और KPK के चीफ मिनिस्टर दोनों स्पीकर को कहते हैं कि जनाब असम्बली तोड़ दें, तो 2 असम्बलियाँ भी गई, ऊपर से 100-125 बंदा भी गया, 125-150 बंदा भी गया, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल असम्बली खड़ी रह सकती है। अच्छा, अल्टीमेटली फिर वो इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, यही ऑप्शन होगा। चौधरी प्रियलाई की वज़ारत आला भी दरमियान में रह जाएगी। जो अपोजिशन ये कह रही कि हम एक मिनट ठहर जाए, जो अपोजिशन ये कह रही कि इंटरम पीरियड में हम आएंगे, हम ओवरसीज़ ये सारी लेजिस्लेशन करेंगे, ये कुछ करेंगे, वो भी मुमकिन नहीं होगा। और स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। और खान साहब समझते हैं अगर वो ये करेंगे तो वो एक तो ये है कि वो अपोजिशन को मज़ीद गंदा करेंगे, इत्तेहादियों को मज़ीद गंदा करेंगे, और उनके पास बहुत सारा मवाद है इनको गंदा करने के लिए। और अगर दोबारा अगले इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक सोच है जो वहाँ पर प्रिवेल कर रही है। और उसका जो मुझे जो है कि उस्मान बुज़दार साहब वो तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, वो अपने घर का सामान शिफ्ट कर चुके हैं, कागजी कार्रवाइयां उन्होंने अपनी सारी कंप्लीट कर ली हुई हैं। अच्छा, और वो एक खबर अभी थोड़ी देर पहले पता चली थी बाबर डोगर साहब, जी गुलाम साहब, बाबर साहब जबरदस्त, आपने जो है ना सारा सिनेरियो बड़ा अच्छी तरह समझा दिया। और वाकई लेकिन अब ये भी है कि अपोजिशन को क्या इसके बाद बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो जाएगा? गुलाम साहब, खबर ये कोई गर्दिश कर रही थी कि अगर खान साहब जो हैं उनकी बैकडोर को बातचीत चल रही है कि जल्दी अर्ली इलेक्शंस के हवाले से, हाँ जी, तो वो उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट हो सकती है कि अर्ली इलेक्शंस की बात मान ली गई है। तो अगर हम अपना एतमाद खो चुके हैं तो अभी इस तरह की ज़रूरत नहीं है हाउस में ये कुछ करने की, तो हम सितंबर-अक्टूबर में इलेक्शन करवा देते हैं और अपोजिशन के साथ बैठ के ये चीज़ तय कर लेते हैं कि कौन इंटरिम सेटअप जो है वो उसमें होगा और किस तरह से होगा। लेकिन तो सर वो तो ये कह चुके हैं कि मैंने मुशावरत तो दूर की बात है, मैंने उनको अपने साथ बिठाना भी नहीं है।
वो तो उनसे बात करने ये को तो तैयार हो नहीं। चुकी है। हमेशा ये से तो हर ऑफर बात कुछ दिनों कही से है और चल फिर रही हर है। बात वही की है। जितनी बातें उन्होंने की हैं हर बात फिर वो करके भी दिखाई है। जो भी उन्होंने कहा, अभी फांसी तो ली नहीं उन्होंने IMF के ऊपर जो लेनी थी। नहीं, शहबाज शरीफ साहब की तमाम के तमाम चीजें। शहबाज शरीफ साहब के साथ कब मिले, NRO कब दिया उन्होंने? वैसे नवाज को तो NRO दे दिया। NRO को वो तो बार NRO मांग रहे हैं अब। केसेस नहीं खत्म किए, NRO बाहर तो जाने चला दिए। गया। अब सर NRO की NRO ये पोजीशन ना रह गई वो है। बाहर बैठे अच्छा हुए अच्छा हैं सर, मदद से चले लंदन गुलाम में। साहब इस पर ये जो बात बाबर साहब ने की है, इस पर थोड़ा आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब ये कर सकते हैं और उसके बाद वाकई सब हाथ मिलते रह जाएंगे? और ये नवाज शरीफ साहब ये कर चुके हैं शायद, कि उनका केस था, फिर उन्होंने केस जीता और फिर नहीं तो मिलेगा क्या खान साहब को ये मेजॉरिटी से करके? आ गए थे नवाज शरीफ। और मुर्जा साहब वो ये समझे देखिए मिलेगा क्या ये करके मेरी खान बात साहब सुन को ले, मिलेगा मेरी क्या? बात सुन ले। वो तो सर, अब क्या सीट मिल रहा नहीं है? छोड़ना डिस्क्वालीफाई होके क्या चाहते। मिल सर जाएगा? मेरी एक अर्ज सुन वो- ले, वो ओवरसीज की सीट जो नहीं जो छोड़ना इलेक्शन चाहते, कमीशन किसी के हवाले भी से सूरत सारी में। लेजिस्लेशन हुई है, वो तो अंडू नहीं होगी। नैब भी नहीं किसी जाएगा। भी वो हवाले से वो तो सारी वहीं वो पे सीट नहीं इंटैक्ट छोड़ना रहेगी चाहते। और इसी के साथ आप इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा ठीक है, आपकी बात गुलाम साहब, ये तो एक सिनेरियो डिस्कस हो रहा है ना आपके ख्याल वो ये समझ रहे हैं कि वो पॉपुलैरिटी के अरूज पे है इस टाइम। यानी वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आपका ये ख्याल है कि उनको अगर ये अदम इत्मीनाद कामयाब हो जाती है तो इमरान खान साहब फिर अपोजिशन में जाकर बैठ जाएंगे? जाहिर है वो अपोजिशन में बैठेंगे, या फिर जो आजकल उनके मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्स जारी हो रहे हैं मुख्तलिफ, और उनके हवाले से जो माल शाल और ज़मीनों का और बहुत सारी कुछ चीज़ें जो हैं आ रही हैं, तो उनके केसेस भी तो भुगतेंगे वो। वहाँ भी फिर अदालतों में भी जाना होगा। वो तो फिर opposition उनके में हाथ से अकेला- गेम निकल गई ना। opposition बात हो रही है कि तो- वो क्या कर सकते हैं, ये तो उनके हाथ में थोड़ी है। वो तो केसेस बनेंगे, वो क्या करेंगे? अदम उनको तो जाना पड़ेगा, केसेस फेस करने इत्मीनाद की पड़ेंगे। अगर तहरीक कामयाब होती है तो ऑफ कोर्स इमरान खान साहब को उसी असम्बली में बैठना पड़ेगा हाँ जी। और सामने और फिर प्राइम उसके बाद मिनिस्टर होगा। वो कह रहे हैं ये KP लाएंगे। वो नहीं चाह रहे। अच्छा अच्छा, ये सिनेरियो वो नहीं देखना चाह रहे। ठीक है। वो ये अच्छा। चाह रहे कि इससे बेहतर है कि मैं इलेक्शन की तरफ चला जाऊं। अच्छा, ये खबरें आती हैं हमसे मामला तय हो गए, ये कुछ तीसरी चौथी दफा मैं पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद फिर साथ ही खबर आती है कि नहीं, ज़राए से खबर चल रही है अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। ये क्यों ऐसे होता है कि जी हो गया नहीं हुआ? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। अब पता चला। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए हैं। ज़राए से एक खबर चलती है, उसके बाद कि जी ऐलान होने वाला है, बस अभी करने लगे हैं। कमेटी तक बना दी गई है दोनों तरफ से, पीपल्स पार्टी और MQM की तरफ से, कि जो मामला तय हुए उस पर किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। फिर कहा जाता है जी अभी हतमी ऐलान नहीं हुआ। गुलाम साहब, ये किस तरह से होता है? पहले भी ये हुआ, कई दौर हुए, मौलाना साहब जब जाकर मिले तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि अब ये कल ऐलान हो जाएगा, और ये हमारे साथ आ चुके हैं इत्तेहादी। वो कल अगला कल आ गया, वो कल आता नहीं है। ये क्यों चल रहा है? या इमरान खान सही कह रहे हैं जी 27 को ये लोग फैसला करेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी कि जिस दिन वोटिंग होगी उससे एक रोज़ पहले फैसला जो है वो किया जाएगा। सब लोगों को एक दूसरे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। MQM का हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जिस तरह से गुज़िश्ता 3-4 साल में उनकी पॉलिटिक्स का महवर जो है वो रहा है, वो उस तरह की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वो उन्हें अपनी बका के मसाइल भी दरपेश हैं, और वो हुकूमत में भी रहना चाहते हैं। साथ साथ वो अपने जो खोए हुए हलके हैं उनको भी दोबारा हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारी जद्दोजहद है उनकी इस हवाले से, तो वो तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिल रहे हैं, और उनका ये इस हवाले से ये कहना है कि वो कोई भी हुकूमत हो, खान साहब अगर उनकी हुकूमत बचती हुई नज़र आती है तो MQM उनका साथ नहीं छोड़ेगी, और अगर उनकी हुकूमत जाती हुई नज़र आती है तो फिर वो उनके साथ कभी नहीं रहेगी। तो ये इसलिए इस तरह की सोच जो है वो पनप रही है। कभी जो आज की जो कम से कम बातचीत है उसमें पीपल्स पार्टी के ज़राए से ये खबरें चलाई गई थी कि बात मुकम्मल तौर पे सेटल्ड हो गई है। अच्छा। और एक आध दिन में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। लेकिन फिर पता चला कि बात तो उन्होंने जरदारी साहब को तो ओके कर दिया है, ठीक, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है उनको कि हम आखिरी दिन अपना फ़ैसला अनाउंस करेंगे। वो आखिरी दिन अब वोटिंग किस दिन होती है, 28 को होती है या 29 को होती है, तो वो एक रोज़ पहले अपना फ़ैसला जो है, लेकिन उनकी अलाइनमेंट, ये एक बात 100% कन्फर्म है कि उनकी अलाइनमेंट जरदारी साहब के साथ बिल्कुल ठीक है। और वो सिंध में भी पीपल्स पार्टी इनको हिस्सा देने के लिए तैयार है, फेडरेशन में भी उसी हिस्से के ऊपर काम करने के लिए तैयार है, और जरदारी साहब ने ये भी उनसे वादा वईद किया है कि वो उनके दफातर खुलवाने के लिए, उनके बंदे
छुड़वाने के लिए या जो भी आने वाले उसमें सीट एडजस्टमेंट के लिए, तो वो जो उनकी अपनी सीटें हैं जो उनको गुज़िश्ता 30 साल से मिलती आ रही हैं, उन पर उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। और वो MKM के रहनुमा भी काफ़ी हद तक उनसे राज़ी हैं, वो मुत्तफ़िक हैं कि ये डील जो है जरदारी साहब के साथ उनकी। और फिर उसके बाद हाँ जी, अगर MKM मांगी तो आफ लीग को भी जिस तनख्वाह पर काम मिला फिर वो उसी के साथ ही चलेगी, चाहे वज़ीर आला तो अब दूर की बात हो। देखिए उसामा साहब, कल हुकूमती टीम MKM के साथ मिली थी, काफ़ी लंबी चौड़ी निगोसिएशन हुई, बातचीत हुई और हुकूमत ने कोशिश की कि जी आप अपने मसाइल बताएं, हम आपके मसाइल जो हैं वो हल करते हैं, जो भी आपकी डिमांड है उसको पूरा करते हैं। तो MKM का ये ख्याल था कि जी 4 साल में तो आपने कोई एक डिमांड भी हमारी पूरी नहीं की, तो आगे आप पे क्या एतबार किया जाए। तो बात यहीं पे ख़त्म होगी। उन्होंने कहा ठीक है हम मुशावरत करते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को कोई जवाब नहीं दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप की ये पॉलिसी है, जो मेरी इतलात है जहांगीर तरीन ग्रुप ने, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट का प्रेशर आ रहा है, कुछ MPs या मिनिस्टर ऐसे हैं जिन पे पंजाब गवर्नमेंट ने इंतखाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, अजमल चीमा के पेट्रोल पंप बंद कर दिए, कुछ लोग जो थे किसी को ज़मीनें दी हुई थी उनकी ज़मीनें वापस लेनी शुरू कर दी, किसी को किसी तरह से तंग करना शुरू कर दिया, हरासा करना शुरू कर दिया। उस पर उन्होंने मशावरत की और फैसला ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट बुलाती है तो गवर्नमेंट के पास जाएँ, मुज़ाकरत करें, उनको इंगेज करें। तो उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब ने उनको बुलाया, वो गए, वो उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और उनको इंगेज कर रहे हैं। इसी तरह से क्यूली गए, आप देख लें 2-3 दिन से वो खामोश बैठी हुई है और वो भी जो है वो MKM की तरफ देख रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ देख रहे हैं और वो भी खामोश होकर बैठे हुए हैं। कोई पार्टी इस वक्त अपने कार्ड शो नहीं करना चाह रही। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा ना कि अपोजिशन तो बड़ी बेवकूफ़ है, उन्होंने तो अपने सारे कार्ड शो कर दिए, मैं अपने कार्ड शो नहीं करूँगा। तो सर MKM, PMLQ, जहांगीर तरीन ग्रुप, छीना ग्रुप और बाप पार्टी, इन्होंने भी अपने कार्ड शो नहीं किए। ये भी कार्ड अपनी चेस्ट के साथ लगा के बैठे हुए हैं। एन टाइम पे उसामा साहब, एन टाइम पे वो डिसीजन लेंगे। डिसीजन हो गए हुए हैं लेकिन अनाउंसमेंट जो है वो एंड टाइम पे करेंगे। फ़िलहाल गवर्नमेंट उनको इंगेज कर रही है, वो गवर्नमेंट को इंगेज कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं वो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उस पर क्या फ़ैसला आता है, चीज़ें किस साइड पे जा रही हैं, उसके मुताबिक वो अनाउंसमेंट करेंगे। और अभी इतनी जल्दी वो अनाउंसमेंट नहीं करने वाले। अभी तो असम्बली का सेशन ही नहीं हुआ, कल सेशन होगा। कल सेशन में वो कह रहे हैं कि ताज़ी रेफरेंस होगा, उसके बाद उसको आगे लेके जाया जाएगा। जब असम्बली का अदम इत्मीनान असम्बली में चली जाएगी, उस पर डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद अभी तो जब इजलास ही नहीं हुआ पहले अनाउंसमेंट्स कर दें, बाद में एक नया पेंडोरा पे वो खोल जाए। गवर्नमेंट मिनिस्टर उनको गालियां दे रहे हैं, वो मिनिस्टर को गालियां दे रहे हैं। सर अजीबोगरीब सूरत हाल है इसमें गुलाम साहब कि इतना लंबा होगा, क्योंकि हम देख रहे थे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अवामी थे, महंगाई और ये सब कुछ, लेकिन आज भी इत्तेहादी काबीना का हिस्सा आखिरी वक्त तक, आखिरी घंटे तक, यानी उस वज़ीर-ए-आज़म की काबीना उसके मेंबर होते हुए जाकर उसके खिलाफ वोट कास्ट करेंगे। ये अजीब नहीं, क्योंकि काफ़ी कहा था पहले हम वजारतें छोड़ेंगे फिर जाएंगे। अब इस डिबेट में कहीं कोई महंगाई अवाम उसका नहीं है। अब यह है कि अगले सेटअप में हमें मिल क्या रहा है, कितनी सीटें, कितनी वजारतें, कितनी गवर्नरशिप, वजारत आला वगैरह वगैरह वगैरह, यानी अपना कितना पेट भरना है, कौन कितना ज़्यादा दे रहा है। अभी तक, आज के दिन तक, इस लम्हे तक जब हम बात कर रहे हैं, काबीना का हिस्सा इत्तेहादी, हुकूमत का हिस्सा है, इमरान खान के साथ हैं, वो कहें फैसले हमने कर, लेकिन अभी तक तो जो फैक्ट है वो ये है कि अभी वो हुकूमत में है। ना कभी अवाम का सोचा गया है उसामा गाजी साहब, ना कभी अवाम का सोचा जाना है। नाम अवाम का इस्तेमाल होता है, कोई कहता है अवाम, गरीब अवाम के लिए मैं मर जाऊंगा, कोई कहता है मैं गरीब अवाम को भूखा नहीं सोने दूंगा। सर एक बड़ा अहम सवाल है गुलाम साहब, मेरे पास चंद सेकंड है। कोई कहता है बिलावल साहब ने कल ये क्या कह दिया है, लगा दूंगा, मैं गेट नंबर 4 पर नहीं जाऊंगा, मैं जो है काला कोट पहनकर नहीं जाऊंगा। ये लड़ाई हो गई है शहबाज शरीफ से बिलावल की। सारा काम अवाम के नाम के ऊपर किया जा रहा है और अवाम उसी तरह मर रही है जैसे पहले मर रही थी। अवाम उसी तरह दवाइयों से बेजार है, खाने के पैसे नहीं हैं, रोटी उनके पास नहीं है, बुरे हालात हैं, वो उसी तरह वो ऐसे ही रहेंगे, शादी से भी ज्यादा बुरे हालात हो जाए। ये सर इलाज सिंध हुकूमत कहती है पूरे पाकिस्तान से हम फराहम कर रहे हैं, रहना है, किसको जाना है। अवाम, सच्ची बात में बताऊं, जिसके नाम पे के ऊपर सारा बिजनेस चलाया जा रहा है ना, ये सारे का सारा पॉलिटिकल बिजनेस भी, मईशत भी और दुनियादारी का बिजनेस भी, बाहर के ममालिक के साथ ताल्लुकात भी, यहाँ भी,
इसमें इररेलेवेंट सबसे ज्यादा अवाम है और सबसे ज्यादा नाम भी अवाम का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। अवाम को क्या पता कि क्या होगा, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये खुद आ गए हैं। कल ये सारे चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, आज ये असम्बलियों में बैठे हुए तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। कल को ये फिर आ जाएंगे, खान साहब फिर इनके खिलाफ शुरू हो जाएंगे। तो अवाम तो बेचारे, ना इनका मसला पहले हल हुआ, ना इनका मसला अब हल होगा। जाते जाते आपने एक सवाल पूछा था कि केपी के इंतखाबात के हवाले से अभी 31 मार्च को दूसरा मरहला होना है 18 अजला में। अच्छा इसका लेकिन ज़राए का हमारे का बताना है कि 50% भी इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल नहीं है। केपी सूबे की इंतज़ामिया मशीनरी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ तावन नहीं कर रही। तो ज़राए ये कहते हैं कि शायद कुछ दिनों के लिए मुअख्खर करने पड़ जाए केपी इंतखाबात, अगले जो महीने हैं अप्रैल तक ले जाने पड़ जाए या ईद के बाद किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हालात नहीं है कि वहाँ इंतखाबात जो हैं वो 18 के 18 अजला में मुकम्मल तौर पे करवाए जा सकें। चलें, आपने इतने सवालों का जवाब बड़ी जल्दी दे दिया। आप बाबर साहब, वो बिलावल साहब, आपने बड़ा एक जुमला कहा था कि ये पीडीएम तब इकट्ठी होगी जब नैब का प्रेशर आएगा। ये बहुत पुरानी बात है और वाकई इसके बाद दोबारा इकट्ठे होने लगे, सब कुछ हो गया था। ये बिलावल साहब ने गेट नंबर 4 पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं काला कोट पहन के जाऊँगा, काला कोट तो मशहूर है नवाज शरीफ के वाले से, तो ये कोई लड़ाई होगी वहाँ मालाखंड में जाके शहबाज शरीफ पर ही दौड़ पड़े, नून लीग के खिलाफ ही शुरू हो गए? नहीं उसामा साहब, आप लड़ाई कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरह से जुमले है, पूरी तरह से मुतहद है और वो जो अदम एतमाद की तहरीक है उसी पे फोकस है। ये अब पता नहीं वो किस रेफरेंस में कह रहे थे, आप उसको डायरेक्ट शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से आपने नथी कर दी है। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सूरत हाल है। अपोजिशन जो है वो पूरी तरह डिटरमेंड है, जो मेरी इतलात है, और सारे मामला अगर इनको हुकूमत मिल गई ये साथ बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे या फिर लड़ाई हो जाएगी? सर अभी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी तो उसके बाद आप देखेंगे ना, बड़ा इंशाल्लाह फिर इस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।